हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल्स हिंदी। तो आज हम बात करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं GS1 में उनको कैसे टैकल किया जाए। तो सबसे पहले इनकी थीम्स को जान लेते हैं। तो मुख्यतः दो थीम्स हैं आर्ट एंड कल्चर में। एक किंगडम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरा जो है वो है आर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो जो किंगडम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जैसे ये रहे कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान थे और साथ ही वे शिक्षा के साहित्य के महान संरक्षक भी थे। तो ये किंगडम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए। वैसे ही कांची के पल्लवों के बारे में पूछा गया, गुप्त काल चोल काल के बारे में पूछा गया। 2025 में भी क्वेश्चन आया चंदेल कला के बारे में। तो जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं किंगडम स्पेसिफिक, तो इनको कैसे तैयार किया जाए, इसकी रणनीति क्या हो, तो उसी बात को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मुख्यतः तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहला है कि आपको उस साम्राज्य की समय सीमा पता हो। जैसे मौर्य साम्राज्य 322 से 150 ईसा पूर्व था, तो आपको ये पता होना चाहिए। लगभग जितने भी मुख्य डायनेस्टीज़ हैं, राजवंश हैं, सबका याद होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि उनके की रूलर्स, जो मुख्य राजा रहे हों, एक या दो, उनका भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा है कीवर्ड। कीवर्ड जैसे हो गया कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक उत्थान, वास्तुकला, जैसे चोल वास्तुकला उस समय की युगबोध का प्रतिबिंब है या प्रतीक है। ऐसे शब्दों को आपको तैयार करना है। तो ऐसे हो जाएगा इंट्रोडक्शन आपका। अब अगर मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी में है कि आपको एक मैप तैयार करना है लगभग हर साम्राज्य का। जैसे अगर हम बात करें चंदेल कला की, जो अभी 2025 में क्वेश्चन आया है, तो आपको मैप में तैयार करना है। बॉक्स में मैप बनाना है इंडिया का। उसके बाद जैसे यहाँ पे जो उनकी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे खजुराहो हो गया, बृहदेश्वर खजुराहो हो गया, और अजायगढ़ दुर्ग हो गया, दंत दुर्ग हो गया, इन सबको साइट में मेंशन करना है मैप पे। और वहाँ की जिस राजधानी को भी दर्शाना है। मानचित्र तैयार करना और राजधानी को दर्शाना है। सेक्शनल अप्रोच क्या है कि इसमें जैसे वास्तुकला के बारे में पूछा जाएगा, तो आप उसमें चित्र, मंदिर, स्तूप, इसके बारे में लिखेंगे। और नृत्य संगीत हो गया, धर्म हो गया, साहित्य हो गया, शिक्षा, चित्रकला, इन सब के बारे में लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन आया था कि एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पे आर्ट और लिटरेचर के डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सेक्शनल अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है कि रीजन बताइए उसका। जैसे गुप्त काल को स्थापत्य और साहित्य की दृष्टि से भारत का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो इन क्वेश्चंस में आप पेस्टल अप्रोच लगा सकते हैं कि उस समय की राजनीति कैसे थी, इकोनॉमी कैसी थी, जैसे राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक अर्थव्यवस्था में समृद्ध व्यापार, सोच समाज में शिक्षा के केंद्र के रूप में, टेक्नोलॉजी में प्रौद्योगिक उन्नति, जल संग्रहण, एनवायरनमेंट में। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। ये हमारा मेन बॉडी हो गया। तो कंक्लूजन में क्या करना है कि वहाँ की लेगेसी को लिखना है। जैसे कि जो पल्लव थे उन्होंने द्रविड़ियन स्थापत्य कला के संस्थापक थे, ऐसी बातों को लिखा जाएगा। और गुप्त जो थे वो नागर शैली के संस्थापक थे। अगर उस राजवंश की कोई हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त दिया है, तो उसको भी उसमें मेंशन किया जाएगा उसके निष्कर्ष में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो रैंडम पूछा गया हो, जिसके बारे में जानकारी कम हो या कंटेंट कम पड़ रहा हो, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको वे फॉरवर्ड लिखना ही लिखना है। उसके अलावा कोई चारा नहीं, पेज छोड़ने नहीं है। दूसरा आ जाएगा आर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो आर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहे। आर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या पूछता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं, कला और वास्तुकला में सिंह और बैल की आकृतियों के महत्व पर चर्चा कीजिए। जैसे आ गया भारतीय मंदिर की मूर्तियों सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। भक्ति साहित्य पूछा है, फारसी साहित्य के स्रोत, भारतीय कला और इतिहास
शैलकृत वास्तुकला प्रारंभिक भारतीय कला और इतिहास के हमारे ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक उल्लेखनीय पुनर्निर्देशन प्राप्त हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गांधार कला में मध्य एशियाई और ग्रीन बैक तत्वों पर प्रकाश डालिए। प्रभाव को पूछ रहा है कि जैसे रोमन का क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय संस्कृति और कला पर। तो ऐसे क्वेश्चन आर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। तो इनको कैसे टैकल करना है, इसकी रणनीति क्या होगी, उसको देखते हैं। तो इनके लिए सबसे क्या है कि जितने भी नितिन सिंघानिया आर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए नितिन सिंघानिया को पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स जो आर्ट्स वाले हैं, आपको उसमें क्या लिखना है कि आपका जो इसका इंट्रोडक्शन होगा वो आपको रेडीमेड तैयार करके रखना है पहले से। अगर डांस पे आ रहा है तो उसका आपको तैयार होना चाहिए, म्यूजिक पे आ रहा है तो उसका भी इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए, पेंटिंग का आ रहा है उसका भी तैयार होना चाहिए। नोट्स के एंड में मैंने सब इंट्रोडक्शन वगैरह लिख के दिया है जो रेडीमेड है। अच्छे अच्छे मतलब इंट्रोडक्शंस हैं वो, जिनको यूज किया जा सकता है। जैसे ये नोट्स हो गया। डांस का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा गया देखिए कि शास्त्रीय भारतीय नृत्य प्राचीन काल में लगभग 200 ईसा पूर्व नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति के साथ विकसित हुई। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि हर एक आर्ट फॉर्म का सोर्स क्या था। उसके बाद क्या है, विकसित हुई। और ये कहानियों की समृद्ध बुनावट, आध्यात्मिकता व कलात्मक अभिव्यक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको आध्यात्मिकता, कलात्मक अभिव्यक्ति, समृद्ध बुनावट, समृद्ध परंपरा है, ऐसे कीवर्ड्स को आपको यूज करना है। तो आपको नितिन सिंघानिया से क्या क्या पढ़ना है कि आपको आर्ट्स के इवोल्यूशन को देखना है, क्लासिफिकेशन को देखना है, डायग्राम्स देखना है। जैसे अगर टेम्पल आर्किटेक्चर कुछ टॉपर्स की कॉपी में मैंने देखा था जहाँ पे स्तूप वगैरह का बनाया गया था, उनके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस को आप ChatGPT से तैयार कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया कि आपको फॉर्मेट ऑफ इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ओरिजिन प्लस सोर्स। तो देखना है कि उसका जैसे डांस की उत्पत्ति नाट्यशास्त्र से हुई, कब हुई, 200 ईसा पूर्व, ऐसे लिखना आपको। क्लासिफिकेशन के लिए आपको फ्लो चार्ट यूज करना है और जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं महत्वपूर्ण जो उनको मैप में दर्शाना है, जैसे पहले मैं बताया हूँ। हाँ, रही बात कंक्लूजन पे, तो कंक्लूजन ऐसा है कि एक रेडीमेड कंक्लूजन है जिसको आप कहीं भी चिपका सकते हैं। जैसे कि भारतीय कला और संस्कृति हमारी राष्ट्रीय पहचान है। अनुच्छेद 51A सब क्लॉस F हमें इस विरासत को संरक्षित करने का दायित्व देता है। तो ये आप किसी भी आर्ट वाले में सेक्शन में इस निष्कर्ष को लिख सकते हैं। सेम बात यहाँ पे टाइपिंग में बताई गई है, जैसे कि रेडीमेड दिए भी गए हैं इंट्रोडक्शंस को। समय अवधि जैसे मौर्य साम्राज्य 382 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त और शासक के शासनकाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अनुभव किया। गुप्त साम्राज्य का लिखा गया है। चोल राजवंश, जैसे विजयनगर साम्राज्य पे क्वेश्चन आ चुका है, तो कैसे इसका इंट्रोडक्शन रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी में विशेषकर कृष्णदेव राय के शासनकाल में साम्राज्य ने वास्तुकला में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी के शानदार खंडहरों में आज भी अमर है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। कुषाण राजवंश, राष्ट्रकूट, वही बात यहाँ पे बताई गई हैं दोबारा। जैसे विजयनगर वाला क्वेश्चन ये है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान थे और साथ ही वे शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। 2016 में ये क्वेश्चन आया था। कांची गुप्त काल चोल काल पे क्वेश्चन अभी जल्दी में आया 2022 में। अब ये आर्ट्स के फॉर्म वाले जो आर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका है ये। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि शास्त्रीय भारतीय इंट्रोडक्शन को नृत्य का जैसे है, डांस का शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली 200 ईसा पूर्व जो नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुई, स्टोरी टेलिंग, आध्यात्मिकता और कलात्मक अभिव्यक्ति का एक समृद्ध मिश्रण है। आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। चित्रकला का पेंटिंग का हो गया। प्राचीन भारतीय चित्रकला अजंता जो बौद्ध मठवासी परंपराओं से शुरू हुई, धार्मिक विषयों को जटिल कलात्मकता के साथ जोड़ती है।
मंदिर वास्तुकला में प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला विशेषकर गुप्त काल में अपनी विस्तृत नक्काशी के साथ आध्यात्मिक और कलात्मक उपलब्धि की पराकाष्ठा है। अब ये आर.सी. मजूमदार का स्टेटमेंट है। इससे अच्छा मंदिर वास्तुकला का इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप इसको एज इट इज़ भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। लिटरेचर का ऐसे ही है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं रैंडम कि जैसे कि यूनानी का प्रभाव का ग्रीक लिटरेचर का या उनकी कल्चर का हमारी कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा है आर्ट्स में। तो उन्होंने तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे हेलेनिस्टिक यथार्थवाद और फारसी का क्या, पर्शियन का क्या प्रभाव पड़ा है, मध्य एशिया का क्या प्रभाव पड़ा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन को यहाँ पे लिखा गया वही सेम ही है एज इट इज़, को देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड जो कि मैं बता रहा था, इस वे फॉरवर्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब आर्ट एंड कल्चर के किसी भी क्वेश्चन में इसको एज इट इज़ लिखा जा सकता है। तो जहाँ भी आपको लगे कि कंटेंट कम है या पेज छूट रहा है तो वहाँ पे आप इसको डायग्राम से या फिर फ्लोर कैसे भी करके आप लिख सकते हैं इसको। जैसे सांस्कृतिक शिक्षा, स्कूली पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक अध्ययन को बढ़ावा देना, कारीगरों को समर्थन, अगर कोई शिल्प पे कोई क्वेश्चन आया है तो वित्तीय सहायता उनको दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, स्वदेश दर्शन योजना जैसे। डिजिटल तकनीक, अगर कोई लिटरेचर पे क्वेश्चन आया है तो उसको आर्काइव में स्रोत संरक्षण किया जाना चाहिए। आर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में जैसे भारतीय पौराणिक कथाओं, कला और वास्तुकला में सिंह और बैल की आकृतियों पर महत्व पर चर्चा करें। मध्यकालीन के बारे में पूछा गया, भारतीय मंदिर की मूर्तियाँ समय के सामाजिक जीवन को प्रतिनिधित्व करती हैं। मध्यकालीन का मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन दे रखा है, आप वहाँ से इंट्रोडक्शन उठाइए, अपनी साइट्स को देखिए, कहाँ का एक मैप बनाइए और बस आपका आधा आंसर हो गया। उसके बाद पेस्टल अप्रोच आप लगा सकते हैं सीधे। जैसे ये क्वेश्चन 2024 में है कि ऋग्वेद काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक समाज और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन सल्तनत काल में से प्रमुख तकनीकी परिवर्तन हुए, उन तकनीकी परिवर्तनों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। दूसरा क्वेश्चन हो गया। इन दो क्वेश्चनों को मैं आपको मॉडल आंसर में दिखाता हूँ कैसे लिखना है। जैसे ऋग्वैदिक काल 1500 से 1800 BC चरवाही अर्थव्यवस्था से परिवर्तित होकर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में कृषि मूलक या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनी, जिसने प्रारंभिक भारतीय सभ्यता की नींव रखी। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैप है इसको आप थोड़ा बड़ा बनाइए, यहाँ पे थोड़ा इतना बड़ा मैप हो, इसमें मैप बन जाए और फिर आपको उसमें दिखा देना है कि पहले इंडो आर आए, इंडो आर जो आए तो इंडो आर्यंस यहाँ पे आए। उसके बाद धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया तो इधर बढ़े, तो यहाँ पे अवंती और मत्स्य, अयोध्या जैसे, कौशल जैसे जनपद हुए, महाजनपद हुए। इन बातों को आपको मेंशन करना है। तो उन्होंने पूछा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन में क्या होगा, जैसे उसमें मैंने नोट्स में मेरे लिखा है कि वहाँ पे सोशल हायरार्की, सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, बाद में क्या हुआ, जन्म आधारित हो गया। महिलाओं की स्थिति क्या हुई, पहले अच्छी थी, सभा में भाग लेती थी, सभा जैसी संस्थाओं में भाग लेती थी, बाद में उनको इन अधिकारों से रोका गया। सामाजिक गतिशीलता, ऋग्वैदिक में लचीला था, विश्वामित्र जैसे उदार व्यक्तित्व के विद्वान थे। उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था हो गई। अगर शासन की बात करें तो ऋग्वैदिक में गणतांत्रिक था, सभा जैसी समितियाँ थीं। उत्तर वैदिक में क्या हुआ, वंशानुगत राजपद हो गया। धार्मिक परंपराएं, ऋग्वैदिक में अग्नि पूजा, निजी प्रार्थना जैसे सरल थी। उत्तर वैदिक में क्या हुआ कि जटिल परंपराएं, अश्वमेध यज्ञ जैसे हो गए। अब आर्थिक परिवर्तन भी सेम ऐसे ही है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि व्यवसाय, व्यापार, कर, कृषि। ऋग्वैदिक में क्या था, उत्तर वैदिक में क्या हुआ। ऋग्वैदिक में पशुपालन था, उत्तर वैदिक में कृषि हो गया, लोहे का उपयोग। पहले वस्त्र विनिमय प्रणाली थी, बाद में सिक्कों का प्रयोग चल कर, जिससे उदाहरण निष्क हो गया। पहले बलि दिया जाता था राजा को अपने मन से, मतलब कि कोई बाध्यता नहीं थी। बाद में इन्हीं को नियमित शुल्क के रूप में दिया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसका कंक्लूजन क्या होगा कि वैदिक युग की विरासत धार्मिक क्रियाकलापों, जाति प्रथा तथा पौराणिक कथाओं के रूप में आज भी हिंदू धर्म में प्रचलित है। सल्तनत काल का भी ऐसा ही है। 1206 तुर्क अफगान फारसी तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में नवाचारों का युग बना। यहाँ पे एक मैप लगा सकते हैं।
प्रमुख तकनीकी परिवर्तन, स्थापत्य नवाचार, कृषि उपकरण, सैन्य नवाचार, फारसी चक्के का उपयोग, ऐसे ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।